इस वीडियो में हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको 2025 का है। ठीक है, 2025 इट मींस जो मेन एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़कर ओनली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। यानी आपका पार्ट बी का जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे फायदा ये है कि आपका रिवीजन जो होगा कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एग्जाम देते हैं कोई भी 10th बोर्ड का, प्री बोर्ड का या टेस्ट एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन का पैटर्न मालूम हो जाएगा और क्वेश्चन का लेवल का आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन इफेक्टिवली डीलिंग विथ स्ट्रेस। राइट एनी वन कॉमन फैक्टर दैट कॉज स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रेन नाउ और डेज। देखिए आपका इसमें लिखना है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंस क्या है आजकल के समय में, और आज के समय में जो है चिल्ड्रेन को सबसे ज्यादा स्ट्रेस किससे हो रहा है, वो कारण क्या है। यहां आपका हो जाएगा, flowing a healthy lifestyle helps in effectively managing stress because it keeps the body and mind strong, balanced and better prepared to handle challenge। क्या होगा कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपका माइंड स्ट्रांग रहता है, बैलेंस रहता है और हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज रिलीज स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, डाइट्स improve energy level and proper sleep allow the brain to recover and stay focused। इससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर जो है तो बहुत ही रिलैक्स रहता है। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट्स डाइट लेते हैं तो आपका डाइट जो है आपके बॉडी लेवल के एनर्जी को इंप्रूव करता है, जिससे आप किसी भी काम को एनर्जेटिक हो करते हैं। आप प्रॉपर सही स्लीपिंग कीजिए, टाइम पूरा दीजिए सोने में, तो इससे आपका हिसाब किताब सब सही रहेगा। अभी के समय क्या होता है, एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन टुडे या नाउअडेज। मतलब कहने का ये हो गया कि अभी के समय में अगर बच्चे को देखे तो सबसे ज्यादा उसका स्ट्रेस जो होता है एकेडमिक होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है। वो पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही स्ट्रेस लेके करता है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, if you are a team leader of a team of 20 people in an organization, mention any 2 method that you will use for effective communication with your team members। अगर आप टीम लीडर है, ठीक है, 20 पीपल के आप टीम लीडर है, तो आपको ऐसे 2 मेथड लिखना है या बताना है जिससे आप उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए, यानी आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि आपका जो लीडर है, सॉरी आपका जो टीम जो है, इट मीन्स आपका जो जितने टीम में मेंबर हो गए वो सब आसानी से आपकी बातों को समझ सके या आपको फॉलो कर सके। तो इसमें ये हो जाएगा 2 मेथड्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज ए टीम लीडर। सबसे पहला हो गया रेगुलर टीम मीटिंग। आप जो है टीम के साथ रेगुलर मीटिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि लोग अपने अपडेट्स के बारे में बताएंगे, आपका कितना अपडेट्स वो दिखाएंगे, आपका गोल जो है क्लियर होगा, आपका बहुत सारा डिस्कस चैलेंजेस को डिस्कस किया जाएगा और उसमें जो है सारे टीम मेंबर्स जो है अपने आइडिया को शेयर करेंगे, जिससे आप कोई भी डिसीजन को आसानी से ले सकेंगे। सेकेंड है यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन टूल। हो सके तो अपने टीम मेंबर के साथ जो है डिजिटल कम्युनिकेशन टूल यूज कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना डिले दूसरे के पास भेज सके। जैसे आपका हो गया ईमेल हो गया, ग्रुप चैट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने टीम मेंबर के पास जो है शेयर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, राइट एनी 2 टास्क दैट एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। अगर एंटरप्रेन्योर जो है कोई बिजनेस को रन कर रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोई भी 2 टास्क को लिखना है। सबसे पहला हो गया मैनेजिंग रिसोर्स, आपको रिसोर्स को मैनेज करना होता है। सेकेंड हो गया मेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर प्लान्स एंड मैनेज रिसोर्स सच एज मनी, मटेरियल्स एंड मैन पावर टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। और मेकिंग बिजनेस डिसीजन क्या होता है, टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
मार्केटिंग, प्राइसिंग एंड कस्टमर सर्विस टू हेल्प द बिजनेस ग्रो एंड सक्सीड। यानी आपको दोनों कंडीशन में आप जो है डिसीजन लेते हैं। एक टास्क आपका होता है कि आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा भी आप बहुत सारा पॉइंट आपके मन में जो आएगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन 4 है, enlist any 2 measure that an individual should follow take care of his or her digital device। आपको कोई 2 तरीका लिखना है, 2 मेजर लिखना है जिससे आप अपने डिजिटल डिवाइस को टेक केयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको हो गया रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। आप अपने मोबाइल का या जो डिवाइस है उसके सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, हैंडल डिवाइस प्रॉपर्ली एंड कीप इट क्लीन। और कोई भी डिवाइस जो यूज करते हैं उसको सही ढंग से यूज कीजिए, उसको सही ढंग से केयर कीजिए, तभी वो बहुत दिन तक चलेगा। नहीं तो खराब हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके, जो कि आजकल के बच्चे के हाथ में क्या होता है, मोबाइल दे दिया गया, मोबाइल गिर गया, फट गया, फट गया, जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद उसको गार्जियन को प्रेशर डाला जाता है कि भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया, टूट गया। तो इस कंडीशन में आपका सेफ रहेगा। ये आपको 2 मेजर्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप डिफिनेशन बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, डिस्कस द फ्लोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग 2 प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर और फ्यूल का। दोनों प्रॉब्लम को आपको डिस्कस करना है। तो आजकल के समय में वाटर स्कार्सिटी जो है बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर यूज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन एंड स्कार्सिटी ड्यू टू ओवर यूज एंड कंटामिनेशन affect ecosystem and humans health hindering sustainable development। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा, ओवर यूज होगा, पानी में गंदगी जाएगा तो पानी की कमी होगा ही, क्योंकि पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। सेकेंड है फ्यूल, डिपेंडेंस ऑफ ऑयल फ्यूल लीड टू रिसोर्स डिप्लेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन चैलेंज एफर्ट टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर फ्यूल जो है आपको डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल पे। अगर फॉसिल फ्यूल नहीं रहेगा तो आपका फ्यूल का बनना बंद हो जाएगा या फ्यूल नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें, जिससे क्या होगा कि आपका फ्यूल जो होगा वो बचेगा। ग्रीन एनर्जी का यूज करें, जिससे क्या होगा, फ्यूल आपका बचेगा। तो आपको हर तरीके से जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देना है। क्वेश्चन 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर विजन और एनएलपी। कंप्यूटर विजन और एनएलपी में आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आपको टेबलर फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है। आप चाहे तो इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन है फील्ड ऑफ एआई दैट इनेबल मशीन टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज और वीडियो। यानी याद रखिएगा कि जब भी कंप्यूटर विजन कोई काम करेगा, ठीक है, एक एआई का ऐसा फील होता है ना जो आपको विजुअल इंफॉर्मेशन में काम करता है। कोई इमेज पे काम करेगा, कोई आपको ये वीडियो पे काम करेगा, उसी तरीके से काम करता है। जबकि एनएलपी जो है एक एआई का ऐसा फील हो गया जो आपको मशीन को ये समझने में, इंटरप्रेट करने में मदद करता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कैसा बोल रहा है। यानी ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के और मशीन जो है वो जवाब देता है। तो ऐसा हम लोग कहते हैं एनएलपी में। ठीक है, आपका एनएलपी क्या करता है कि आपको ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के उसके लैंग्वेज में जवाब देने का प्रयास करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इनपुट, यानी वर्क विथ विजुअल डेटा सच एज इमेज एंड वीडियो। इसमें वर्क विथ टेक्सचुअल और स्पोकन लैंग्वेज डेटा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल सच एज आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट फेस और सीन। ओके, इसमें क्या होता है कि आपका विजुअल इंफॉर्मेशन से आपका किसी भी तरह का आपका इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है। जो भी आपको वीडियो ऑडियो देते हैं, सॉरी ऑडियो नहीं, वीडियो इमेज देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज या जो ह्यूमन ने अपना कोई भी टास्क उसको देता है मशीन को, तो वो समराइज करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद आपको रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा उसी के लैंग्वेज में। ओके, इसमें क्या आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल में आपको हो गया फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, और इसमें आपका हो जाएगा चैटबॉट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप और स्पीच असिस्टेंट। ये सब आपको एग्जांपल्स हो गया एनएलपी का, और एग्जांपल हो गया आपको कंप्यूटर विजन का। तो याद रखना है कंप्यूटर विजन में जो आपका एआई मॉड्यूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज या वीडियो पे काम करेगा।
क्वेश्चन 7 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है। सबसे पहला हो गया डेटा एक्सप्लोरेशन, मतलब डेटा को एक्सप्लोर करना। तो डेटा एक्सप्लोरेशन इज अ स्टेप इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल वेयर द collected data is examined to understand its structure, pattern and quality. It involves identifying missing value, finding trends, detecting errors or outliers, and using graphs or statistics to get insight that help in preparing the data for model building. तो देखिए डेटा एक्सप्लोरेशन एक ऐसा स्टेप हो गया एआई का जो आपको एआई के स्ट्रक्चर को समझता है, पैटर्न को देखता है और उसके क्वालिटी को एनालाइज करता है, और इससे हम लोग किसी भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमें वैल्यू चाहिए उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसके पैटर्न को समझ सकते हैं, तब जाके वही पैटर्न आपको आगे चलकर किसी मॉडल्स के लिए काम करता है। तो यहाँ पे डेटा एक्सप्लोर करके आपको उसको डेटा को चेक किया जाता है कि जो आपको डेटा मिला है वो डेटा कैसा है, क्या है, उसका सारा इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन में चेक करते हैं, देखते हैं। डेटा फीचर्स क्या हो गया? डेटा फीचर्स आर द इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा दैट आर यूज्ड एज इनपुट फॉर एन एआई मॉडल। फीचर्स हेल्प द मॉडल लर्न एंड मेक प्रिडिक्शन। एग्जांपल इंक्लूड एज, हाइट, टेम्परेचर, कलर, कैटेगरी एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा। देखिए डेटा फीचर्स एक ऐसा मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो गया जो आपको एआई यूज करेगा। मतलब ये हो गया कि जो डेटा है उसका क्वालिटी क्या है, उसका फीचर्स क्या है, जिससे प्रिडिक्शन करेगा, जिससे एआई जो है एक संभावित रिजल्ट निकालेगा, वो उसका डेटा का फीचर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डेटा हम डाले, वहां पे उसमें डेटा का नाम लिखा हुआ है, मतलब कोई शहर का नाम लिखा है, उसके बगल का टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो उसका फीचर्स हो गया शहर का। वो फीचर्स के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर को आपको एनालाइज करेगा कि हर दिन टेम्परेचर क्या था। ठीक है, कोई स्कूल है, वहां पे बहुत सारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, बगल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ये इसका डेटा फीचर्स हो गया। वो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्कूल के नाम को असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा फीचर्स जो होता है वो एआई मॉडल्स को ये हेल्प करता है कि आपका एआई मॉडल्स जो है किस तरीके से काम कर रहा है डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन 8 है, one of the application of data science in airline route planning, list any 2 tasks that airline companies can do using data science। देखिए ऐसे 2 एप्लीकेशन का नाम लिखना है जिसमें आपको एयरलाइन जो है प्लान करता है। ठीक है, कि आपका जो पैसेंजर होगा कितना होगा, कैसा होगा, ठीक है, और आपका उसके अकॉर्डिंग आपको एयरलाइन जो है प्रिपरेशन कैसे करता है। मान लीजिए कोई पैसेंजर उसके यहाँ आ रहा है, तो पैसेंजर का लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग सीट का रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, फेस्टिवल चल रहा है नहीं चल रहा है, इस सब का प्रिडिक्शन कैसे बनाएगा एयरलाइंस। तो आपको कोई 2 तरीका लिखना है। तो पहला हो गया ऑप्टिमाइज फ्लाइट रूट। सबसे पहली बात ये हो गया कि अगर कोई फ्लाइट से जाता है तो आपको वो जो फ्लाइट जहां से जाए टेक ऑफ करेगा या लैंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो पैसेंजर आएंगे वो पैसेंजर किस रूट का होगा उसका एक कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, दिल्ली रूट का होगा, मुंबई रूट का होगा, चेन्नई रूट का होगा, ये आपको कैटेगराइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम आपको सेट किया जाता है। ओके, तो ये डेटा साइंस आपको हेल्प करता है कि वहां का वेदर कैसा होगा। मान लीजिए अगर मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो वहां पे आपको एनालाइज करेगा वेदर पैटर्न, उसमें फ्यूल कितना कंजप्शन होगा, एयर ट्रैफिक मतलब हो गया कितना उस एयर रूट से आपको ये चलता है, फ्लाइट आपको जाता है, और बहुत सारा हिस्टोरिकल जो होता है वहां पे फ्लाइट डेटा को देखा जाता है कि कौन सा फास्टेस्ट और सेफेस्ट रूट है। ठीक है, तो ये सब आपको फ्लाइट रूट के अकॉर्डिंग आ जाता है। दूसरी बात हो गया प्रिडिक्ट पैसेंजर डिमांड। अब मान लीजिए जब एयरलाइन से कोई जाता है, ठीक है, तो वो डेटा साइंस ये हेल्प करता है कि जो पैसेंजर आपका बुक किया है उसके अकॉर्डिंग वो पैसेंजर का डिमांड क्या होगा। और दूसरी बात ये भी हो जाता है कि पैसेंजर का फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि जो पैसेंजर बुक किया है टिकट को फ्लाइट के लिए, तो वो पैसेंजर आपको हमेशा जाता है या पहली बार कोई पैसेंजर जा रहा है या कोई आपको कभी कभी ट्रेवल करता है, तो ये सब भी उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज किया जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, नया है तो उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है। ये सब चीज आपको पैसेंजर के डिमांड को प्रेडिक्ट करता है।
अकॉर्डिंग टू डेटा साइंस। अब देखिए, गिव है 2 की इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर विजन और मेडिकल इमेजिंग। आपको कंप्यूटर विजन का 2 इंपैक्ट लिखना है, ठीक है, किस फील्ड में, आपको ये इमेज में यानी मेडिकल इमेजिंग जो होता है उसके फील्ड में, यानी मेडिकल में जो आपको ये आपको एक्सरे हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो वो सब चीज में उसका क्या हिसाब किताब है कंप्यूटर विजन का, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला हो गया इम्प्रूव डिजीज डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर विजन के माध्यम से हम लोग किसी भी डिजीज को आसानी से पता कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और पर डे ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा बीमारी का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए, कंप्यूटर विजन help identify abnormality in X-ray, MRI and CT scan with high accuracy, enabling early detection of disease such as tumor, fractures and infection। देखिए, इसमें भी एक लाइन आ गया कि कंप्यूटर विजन के माध्यम से हम लोग किसी भी तरह का जो शरीर में समस्या हो, वो सारे समस्या को समय से पहले पता कर सकते हैं, और समय से पहले पता हो जाएगा तो आप उस बीमारी को सही से इलाज करवा सकते हैं और समय से आपको जो घातक चीज होने वाला होगा उस चीज से बच सकते हैं। सेकेंड हो गया फास्टर एंड मोर एक्यूरेट इमेज एनालिसिस। और इससे क्या होता है कि अगर इमेज एनालिसिस होता है ना, तो आपका उससे रिजल्ट बहुत फास्ट आता है और एक्यूरेट रिजल्ट आता है। इट ऑटोमेट द एनालिसिस ऑफ मेडिकल इमेजिंग, रिडक्शन ह्यूमन एरर एंड स्पीडिंग ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस, allowing the doctor make quicker and more reliable decision। इससे क्या होता है, ये स्पीड होगा, बिना एरर का होगा, तो डॉक्टर भी आसानी से उसको इलाज कर देता है या करता है। ओके, क्वेश्चन 10 है, आपको यहाँ डिफरेंस लिखना है ह्यूमन लैंग्वेज में और कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ह्यूमन लैंग्वेज एक नेचुरल, फ्लेक्सिबल और हमेशा बोलने वाला एक लैंग्वेज होता है जो हर दिन कम्युनिकेशन में यूज होता है, और उसका मीनिंग जो होता है या टोन जो होता है पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, प्लेस टू प्लेस जो है वो बदलता है। जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर और आपका अनएम्बिगुअस कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो आपको सिर्फ कंप्यूटर समझेगा, ठीक है, और हो सके तो उसमें जो आपको प्रोग्रामिंग होता है या आपको प्रोग्रामिंग द्वारा कंप्यूटर समझता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कोई हम लोग कमांड देते हैं तो उसका एक लैंग्वेज होता है, उसका एक सिस्टम होता है जिस कमांड द्वारा कंप्यूटर समझता है। ओके, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कुछ बोल देंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसको कमांड से टाइप करके बताना पड़ता है भैया ये काम करो, तो वो काम करता है। आपको ऐसे काम नहीं करेगा। अब वो कमांड होता है, कुछ उसका रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, तब उसको फॉलो करता है, तब कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सपोज यू आर डेवलपिंग एन एआई मॉडल टू डिटेक्ट द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिस्क। आपको सपोज करना है कि आपने एक एआई मॉडल बनाना है, ठीक है, जिसमें आप फ्रॉड को फाइंड आउट करेंगे। जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसके रिस्क को फाइंड आउट करना है। डिस्क्राइब फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव को आपको डिफाइन करना है। देखिए, a false positive occur when the AI model incorrectly flag a genuine or legitimate transaction as a fraud। यानी इसमें क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव जो होगा वो एक मॉडल जो तैयार होगा जिसमें आपको इनकरेक्टली जो भी आपको मैसेज आता है, ट्रांजेक्शन आता है, वो आपको बता सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, a customer make a normal online purchase but the model mark with the suspicious and block it। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ओके, लेकिन उसको पता नहीं कि वो साइट कैसा है, सही है कि नहीं है, गलत है, ये उसको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो काम करने के लिए, ट्रांजैक्शन या कोई पेमेंट करने के लिए साइट को खोलेगा, तो उसका अकाउंट जो होगा या फिर जो आपका साइट होगा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके साइट के अकॉर्डिंग उसके डिटेल्स को प्रिवेंट करेगा, उसके अकाउंट को बचा देगा। ओके, सेकेंड क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव अकर व्हेन द एआई मॉडल्स फेल्स टू डिटेक्ट एन एक्चुअल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या हो गया, इसमें आपको हो गया कि एआई मॉडल्स जो है आपको फेल हो जाएगा कि मान लीजिए कोई आपको फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने में फेल हो जाता है, तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है, a criminal make an authorized transaction but the model classify it as legitimate and allow it happens। मतलब क्या हो गया कि आपका क्रिमिनल जो है वो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेगा
मशीन जो है उसको कुछ नहीं कहेगा कि भाई आप ये, आपको बताएगा ही नहीं मशीन कि आपका ये फ्रॉड है या फिर आपको जेन्युइन है। ओके, उसको वो एक्सेस करने देगा। समझिए बात को, यानी फॉल्स नेगेटिव में आपको ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई हैकर जो है आपके कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करता है, तो उस कंडीशन में कंप्यूटर जो है उसको रोके टोकेगा नहीं, उसको अलाउ कर देगा। जबकि फॉल्स पॉजिटिव में क्या होगा, उसको बताएगा कि भाई ये जो है, आपको बताएगा, नॉट उसको, आपको बताएगा कि जो आपका डेटा हैकिंग हो रहा है, ये आपका अकाउंट में ये वायरस डाल रहा है या डेटा हैक हो रहा है, तो क्या करेगा, आपका कंप्यूटर जो है उस अकाउंट को, उस लिंक को आपको ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई बायस एंड एआई एक्सेस, गिव वन एग्जांपल ईच टू सपोर्ट योर आंसर। एआई बायस क्या होता है और एआई एक्सेस क्या होता है। देखिए, बायस मतलब हो गया अनबैलेंस, मतलब जो बैलेंस डेटा आपको नहीं होगा, यानी कह सके फॉल्स डेटा। ठीक है। तो AI bias refers to unfair to skewed outcomes produced by an AI system because the data used to train the contain prejudice, imbalance और stereotype। इसमें क्या होता है ना कि AI bias में आपको जो भी रिजल्ट आता है, आउटकम्स आता है, वो आपको सही नहीं आएगा, अनबैलेंस आएगा, आपको आपके अकॉर्डिंग ट्रेंड जो होगा, जो आपको रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा आपको अनबैलेंस आएगा, और वो रिजल्ट हो सकता है कि एक्यूरेट भी ना रहे। ओके, जैसे मान लीजिए, इफ अ हायरिंग एआई टूल ट्रेन टू मोस्टली ऑन रिज्यूम ऑफ मेल कैंडिडेट, इट में प्रेफर मेल एप्लीकेशन एंड अनफेयरली रिजेक्टेड इक्वालिटी क्वालिफाइड फीमेल एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए एआई कोई आपको मशीन है, उससे आप कोई रिज्यूम को सॉर्टिंग कर रहे हैं या रिज्यूम को छटवा रहे हैं, तो क्या करेगा, मशीन जो है वो प्रेफर करेगा क्या कि आपका मेल कैंडिडेट को चूज कर लेगा और फीमेल कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उस एआई मशीन में फीमेल कैंडिडेट का कोई डिटेल्स को नहीं डाला गया है। ठीक है, जिसके वजह से वो फीमेल कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको रिजल्ट कैसा देगा, बायस रिजल्ट देगा। ओके, एआई एक्सेस क्या होता है, एआई एक्सेस रेफर टू द अनइक्वल एबिलिटी और यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू फैक्टर लाइक कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी। एग्जाम्पल, students in rural area with limited internet access cannot use AI based learning tool while students in cities easily access them। देखिए, AI access क्या होता है, इसमें आपको एक ऐसा अनएबिलिटी हो जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको AI जो है हर जगह हर आदमी को नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर हर आदमी को हर जगह AI टूल्स अगर नहीं मिलेगा या AI एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, तो वो उससे वंचित रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां पर रिसोर्स ना हो, या हो सकता है कि वो एआई टूल्स या एआई मॉडल्स का एफोर्ड ना कर सके, तो उस कंडीशन में उसको हर चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। वही आपको एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट को या गांव में रहता है ना, तो उसको एआई का बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है, या फिर एआई रिसोर्स वो यूज नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ रिसोर्स। बट जो शहर में रहता है वो आसानी से इस चीज को यूज कर लेता है, क्योंकि उसके पास जो है हर तरह का रिसोर्स मिल जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। अब यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट विद द रिस्पेक्ट टू 4W ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग, ड्रॉ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट टू डिप्लीटिंग ऑल द की एलिमेंट। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग की होता क्या है, और प्रॉब्लम स्कोपिंग में आपको कौन कौन सा 4W होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अ प्रॉब्लम statement templates help define a problem clearly using the 4W what, why, where and who। यानी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में आपको 4W को डिफाइन किया गया, यानी जो प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है उसमें आपको 4W का यूज क्या है, वो चारों का आपको डिफाइन इसमें करना होता है। It ensure that AI project start with a proper understanding of the issue। इसमें क्या होता है कि आप जो एआई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो बनाने का प्रॉपर जितना भी इश्यू है, जितना डिटेल्स है, या फिर जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको इससे मालूम हो जाएगा। इट पर्पस, पीपल अफेक्टेड एंड द प्लेस और सिचुएशन which it occurs, this make the problem well structured and help planning the solution effectively। इससे क्या होता है कि आप जो एआई प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उस एआई प्रोजेक्ट का आप सही से डिफाइन कर सकेंगे, आप सही से एक स्ट्रक्चर बना सकेंगे,
क्योंकि आपको 4W कैनवास से क्या होता है, वो आपको प्रोजेक्ट बनाने का मेन पर्पस जो है वो पता चल जाता है। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स क्या क्या हो गया, सबसे पहले आपको हो गया व्हाट, उसके बाद व्हाई, वेयर और हु। व्हाट में क्या हो गया, इसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम या डिस्क्राइब द मेन इश्यू ऑफ नीड टू बी सॉल्व, यानी इसमें आपको ये डिस्क्राइब करना होता है कि हमें किस इश्यू को सॉल्व करना है। ओके, व्हाई द प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्सप्लेन द नीड, पर्पस और इफेक्ट ऑफ सॉल्विंग इट, इसका नीड, पर्पस और इसका आपको इफेक्ट लिखना है। थर्ड में क्या होगा, वेयर डज द प्रॉब्लम अकर, ये प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, मेंशन द लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। हु में, हु इज इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम से कौन इफेक्ट हो रहा है, यानी उसको प्रभाव किसके पड़ेगा। आइडेंटिफाई द पीपल, ग्रुप्स और स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, यानी इस प्रॉब्लम से कौन प्रभावित है, उस पीपल को आइडेंटिफाई किया जाता है, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है या स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इससे क्या पता चला आपको कि आपको 4W कैनवा जो है चारों आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इससे क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, आपको लेयर दिया हुआ है, सारा जितना लेयर है एक दूसरे से आपको मिला हुआ है। इनपुट लेयर हो गया, हिडन लेयर हो गया, आपको यहाँ पे आउटपुट लेयर हो गया। हिडन लेयर भी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये एक दूसरे से अटैच है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा, द डायग्राम रिप्रेजेंट ई सिंबल लर्निंग, अ टेक्निक इन मशीन लर्निंग वेयर multiple algorithm or models work together to produce better and more accurate result than a single model। देखिए इस डायग्राम के मदद से एक मशीन लर्निंग के ऐसे टेक्निक को यूज किया गया है जिससे आप मल्टीपल प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारा प्रॉब्लम है तो सारे प्रॉब्लम को एक बार मिला के हम लोग यहाँ पे एक बार कंपाइल करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, देखिए मल्टीपल मॉडल वर्क टुगेदर, सारा मॉडल एक साथ काम करेगा। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग वन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेवरल मॉडल्स आर ट्रेन्ड वन सेम डेटा, ईच मॉडल लर्न पैटर्न एंड हिडन रूल इंडिपेंडेंटली। इससे क्या होता है, देखिए अगर आप एक मशीन को एक बार ट्रेंड करते हैं एक एल्गोरिथम डालकर, अगर बहुत सारा मॉडल्स को अगर ट्रेंड करना है तो सारे मॉडल्स को एक जगह मिला दीजिए और उसको आप ये मतलब ये जो पैटर्न है उसको ट्रेंड करें। यानी मान लीजिए 50 मशीन बनाना है, अब 50 मशीन में सेम एल्गोरिथम आपको ट्रांसफर करना है, सेम रूल पैटर्न डालना है, तो 50 का मिला दीजिए, आपको क्या करेगा सारे को ट्रेंड कर देगा डिफरेंट मॉडल के अकॉर्डिंग सेम डेटा से। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, ईच मॉडल प्रोड्यूस इट्स प्रेडिक्शन और आउटपुट, ऑल रिजल्ट आर कंबाइंड, दिस कॉम्बिनेशन कैन बी डन थ्रू द मेथड सच एज वोटिंग, एवरेजिंग, वेटिंग, डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जब आप सारे मॉडल को एक बार ट्रेंड करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो प्रिडिक्टेड रिजल्ट होगा और सारा रिजल्ट जो होगा वो कंबाइंड होके आएगा। ओके, 50 एक मशीन जो काम करेगा, 50 मशीन जो काम करेगा, हो सकता है कि 50 मशीन जो काम करेगा उसका एक्यूरेसी क्या होगा, हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 मशीन जो वर्क करके एक साथ रिजल्ट देगा वो रिजल्ट का कुछ वैल्यू होगा। रिजल्ट जो निकालेगा वो आपको वोटिंग मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग निकालेगा, मीन या आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालेगा, या फिर आपका जो वेटेज डिसीजन मेकिंग होगा यानी जो आपका रिजल्ट का वेटेज ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वो निकालेगा। तो आपको मल्टीपल लेयर से काम करने का यही फायदा होता है। तीसरा क्या हो गया, जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा। मैंने पहले बताया कि अगर एक मॉडल से काम करवाया जाए और मल्टीपल मॉडल से काम करवाया जाए तो मल्टीपल मॉडल जब एक साथ मिलकर काम करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, एरर का चांसेज ना के बराबर होगा। वही लिखा हुआ है, बिकॉज मल्टीपल मॉडल्स कंट्रीब्यूट एरर्स वन मॉडल्स कैन करेक्टली बाय अदर्स। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए 50 मशीन है, 50 में से कोई एक मशीन गलती कर दिया तो उस गलती को अगला मशीन जो है वो सुधार देगा। ठीक है, जिससे एरर क्या होगा, खत्म हो जाएगा या ना के बराबर रहेगा। दिस रिड्यूस ओवरफिटिंग, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड इंप्रूव रिलायबिलिटी। इससे क्या होगा कि आपको ओवरफिटिंग को रिड्यूस करेगा, आपको एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा और आपको रिलायबिलिटी को इंप्रूव करेगा। क्वेश्चन 15 है, कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको ये डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान देखिए और इस डॉक्यूमेंट को आपको बैग्स ऑफ वर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वेक्टर टेबल में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या है ना आपको कि जो सेंटेंस आपका लिखा है डॉक्यूमेंट 1 में और डॉक्यूमेंट 2 में, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस को यहाँ आपको टोकन के फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है
NLP इज अ डोमेन ऑफ AI, NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सेंटेंस को यहाँ पे कॉमा के फॉर्म में लिखा गया है, वो भी आपको लोअर केस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को यहाँ मिला के लिख देंगे। देखिए दोनों सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ मिला के, लेकिन याद रखना है कि जो आपका रिपीटेड वर्ड होगा वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ओके, जैसे NLP हो गया, NLP यहाँ भी है, इज यहाँ है, ए है, ए यहाँ हो गया, तो NLP यहाँ पे 2 है तो यहाँ एक ही लिखा गया। उसी प्रकार से जो वर्ड आपका 2 बार होगा उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, इस लाइन में 2 बार नहीं लिखेंगे। और इस सेंटेंस को आपको लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको बॉक्स बना के लिखेंगे। अब नंबरिंग कैसे डालना है, देखिए यहाँ पे लिखा NLP आपको सेंटेंस 1 में भी है और सेंटेंस 2 में भी है। यहाँ पे 1 यहाँ भी हो गया, 1 यहाँ भी हो गया। इज जो है सेंटेंस 1 में है लेकिन सेंटेंस 2 में नहीं है। इज यहाँ पे हो गया सेंटेंस 1 में लेकिन सेंटेंस 2 में नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो जो वर्ड सेंटेंस में होगा वहां पे 1 लिखेंगे, जो वर्ड सेंटेंस में नहीं होगा वहां पे 0 लिखेंगे। जैसे डोमेन लिखा हुआ है, तो डोमेन जो है सेंटेंस 1 में है, सेंटेंस 2 में नहीं है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। उस तरीके से पूरे हम लोग यहाँ बॉक्स को भर देंगे और भरने के बाद आपको ये जो है फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स है और इसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट को फाइंड आउट करना होता है और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। यह कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला हो गया, हाउ मेनी टोटल केस आर ट्रू नेगेटिव इन अवर सिनेरियो एंड कैलकुलेट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये आप बॉक्स में सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन क्या है, ट्रू पॉजिटिव क्या कौन है, ट्रू नेगेटिव कौन है, फॉल्स पॉजिटिव कौन सा होगा, फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा। ये अगर यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए ये आपका बॉक्स था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बॉक्स है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए आपका ये जो है बॉक्स, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू नेगेटिव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका हो गया फॉल्स पॉजिटिव, ये आपका हो गया फॉल्स पॉजिटिव, FP लिखे थे यहाँ पे, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ओके। फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ट्रू नेगेटिव हो गया। अगर ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपको ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको हो गया ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, आपको फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, यही पैटर्न लगभग आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव के बगल में क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव होगा, यहाँ फॉल्स नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव हो गया। ये आप इसको मार्क कर लेंगे और मार्क कर लेंगे तो आपको बस फॉर्मूला पे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी टोटल केस आर ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव केस कितना हो गया, 410 है। ये देखिए यहाँ पे 410 आंसर लिखा हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन भी लिखा है, कैलकुलेट द प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो प्रिसीजन निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 110 दिया हुआ है, यहाँ पे 110 लिखा गया। नीचे क्या लिखा है आपको, ट्रू पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव 110 हो गया। फॉल्स पॉजिटिव कितना लिखा है यहाँ पे, देखिए 60 लिखा है, तो 60 यहाँ लिख दिया गया। अब दोनों को जोड़ दिए तो 110 बाई 170 हो गया, आपको 0.647 इसका आंसर हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है तो प्रिसीजन आपको फाइंड आउट हो गया। यही फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है, बस आप इसमें मार्क कर लीजिए, आपका बन जाएगा। सेकंड देखिए आगे क्या है, अब आपका है यहाँ पे रिकॉल। रिकॉल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, रिकॉल में आपका फॉर्मूला हो गया ट्रू पॉजिटिव, यहाँ आपको जाएगा ट्रू पॉजिटिव, अब बाय नीचे जाएगा ट्रू पॉजिटिव, यहाँ फॉल्स नेगेटिव हो गया। प्रिसीजन में क्या आता है, यहाँ पे प्रिसीजन में आप फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन रिकॉल में आप फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू को एंटर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। और F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए F1 स्कोर का फॉर्मूला होता है, देखिए F1 स्कोर का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल। तो जो प्रिसीजन का वैल्यू आप निकाले, ठीक है, और जो रिकॉल का वैल्यू निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसको आपको नीचे से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ओके, देखिए यही चीज आपने यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा
उसको आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी ये दोनों आपको जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आंसर आएगा उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। ओके, या आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग F1 स्कोर को फाइंड आउट करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो F1 स्कोर बनेगा, ठीक है, या फिर ये आपको निकालना होगा, तो आप पहले क्वेश्चन में आप इस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये चीज आपको फाइंड आउट हो जाएगा ना, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ मैथ्स बनाना रहेगा। देखिए, ये अगर आपको फाइंड आउट होता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको 2025 का जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसी लेवल से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते रहता है। आप 2-3 साल क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो सबका लेवल लगभग यही रहता है।